राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वाल बलिया, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर 4 है उसी के विषय में बात करते हैं। परीक्षा आपकी नज़दीक है। परीक्षा प्रश्नोत्तरी के साथ आज जो है, आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा अधिगम। यानी अधिगम क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम क्या है? तो सीधा सीधा अधिगम या मूलतः दो शब्द से बना है। अधि धन गम बराबर अधिगम। अधि जो है उपसर्ग है, गम क्रियापद है। ये दोनों को मिला देते हैं तो इसका अर्थ होता है सतत सीखने की प्रवृत्ति। यानी अधिगम का अर्थ है सतत सीखने की प्रवृत्ति। यानी हमेशा ज्ञान को अर्जन करना या सीखने की प्रक्रिया, उसी को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम के विषय में विभिन्न शिक्षाविदों ने विभिन्न प्रकार से बताया है। जैसे श्री पीडी पाठक, इन्होंने बताया कि सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी जो चीजें हम सीखते हैं, जैसा सीखेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। यानी किसी चीज को सीखने से, अधिगम होने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। डॉक्टर देवेंद्र जोशी ने बताया कि अधिगम जो है ये क्या है? अनुभव है, और अनुभव के द्वारा कार्य में परिवर्तन, ये क्या है? अधिगम। यानी अनुभव के द्वारा ही कार्य में परिवर्तन। कोई व्यक्ति कहता है कि फला व्यक्ति तो बहुत कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसका अनुभव काफी है, और उस अनुभव के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन होना, ये भी क्या है? अधिगम है। अब जो है अधिगम जो है मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, उसे अधिगम कहते हैं। अब जो है ये अधिगम का अर्थ रहा। अधिगम का अधिगमन क्रिया का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इसमें होता क्या है? जैसे शिक्षा शास्त्रियों, दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा मनोविज्ञान के विद्वानों ने अधिगम विश्लेषण के लिए कुछ तत्व प्रस्तुत किए। जैसे अधिगम क्या है? तो अधिगम सहज क्रियात्मक नहीं है। दूसरी बात बताया कि अधिगम का संबंध आवश्यकता की पूर्ति से है। अधिगम नवीन परिस्थिति उत्पन्न करता है। अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। अधिगम समायोजन के लिए नवीन मार्ग का अन्वेषण करता है। अधिगम द्वारा प्रयास के लिए आवृत्ति की जाती है। अधिगम के द्वारा मानव के मूल प्रवृत्तियों को विकसित किया जा सकता है। अधिगम का स्वरूप यथार्थ एवं त्रुटिपूर्ण हो सकता है।
ये अधिगम का विश्लेषण है। अब जो है अगला चीज आती है अधिगम की विशेषताएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के अनेकानेक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जैसे पहली विशेषता यह है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, यानी जैसा आप सीखते हैं उसके अनुसार आपका व्यवहार बदलता है। तो सबसे पहली विशेषता इसका यह है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा जो है अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। देखिए, अधिगम की क्रिया जो है कुछ अंतराल के बाद लोग कहते हैं कि हम बहुत जान गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिगम आपको जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि सीखने का काम जीवन भर चलता है। सीखने का कोई समय नहीं है और हर समय हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखना ही है। और जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, सब कुछ सीख गया हूं, समझ लीजिए महामूर्ख है। तो अधिगम जो है ये संपूर्ण जीवन चलता है। अधिगम समायोजन या अनुकूलन है। अधिगम जो है व्यवहार एवं अनुभव का संगठन है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम विवेकपूर्ण एवं सक्रिय है। अधिगम सक्रिय अन्वेषण है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया विकासात्मक होती है। अधिगम प्रयास द्वारा शिक्षा की व्यवस्था है। अधिगम जो है अज्ञात से ज्ञात का अन्वेषण है। अब जो है अधिगम के कारक, ये अधिगम के कारक क्या है? तो अधिगम के कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी बताया कि सीखने की इस प्रकार की दशाएं या कारक हैं जो अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जैसे सीखने के कुछ कारक हैं, जैसे पहला कारक जो है वो है विषय सामग्री का स्वरूप, यानी अधिगम की क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जटिल अर्थविहीन तथ्यों की अपेक्षा सरल सार्थक विषय सामग्री ग्राह्य होती है। जैसे ये आपका विषय सामग्री का स्वरूप का मतलब सीधा सीधा जो है, जो हम किताब पढ़ते हैं उस किताब के शब्द कैसे हैं, वह किताब हमारे लिए कितना उपयोगी है, यह अधिगम के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों को हम क्लास में पढ़ाते हैं कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ये बात बताते हैं। लेकिन जिस पुस्तक में कबूतर का चित्र बना हो, खरगोश का चित्र बना हो, आम का चित्र बना हो, अमरूद का चित्र बना हो, तो वो समझ जाएगा कि ओ से आम, ओ से अमरूद, ये सारी चीजें, और वह चित्र के द्वारा वह उसके लिए ज्यादा ग्राह्य होगी। तो यह जो है विषय सामग्री का स्वरूप जो है ये अधिगम के कारक है। जैसा विषय सामग्री अगर आसान होगी तो आप ज्यादा सीख सकते हैं, और विषय सामग्री यदि कठिन है तो आपको कठिनाई होगी। दूसरा जो है वो है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। आप जानते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और सीखने की क्रिया जो है मस्तिष्क से ही होनी है। तो जब हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो उसमें स्वस्थ विचार आएंगे। तो शारीरिक
एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ छात्र जो होगा वह जल्दी से विषय को आत्मसात कर लेते हैं, यानी अधिगम उनको जल्दी से आ जाता है। तीसरी है परिपक्वता, यानी परिपक्वता क्या है? जैसे शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक परिपक्वता से है। बालक पूर्व अधिगम के आधार पर नवीन अधिगम की ओर अग्रसर होता है और परिपक्वता के अभाव में बालक शीघ्रतापूर्वक नहीं सीख सकता। जैसे एक छोटी सी बात बता देते हैं, परिपक्वता का मतलब जो है आपका शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक परिपक्वता। जैसे शारीरिक, आपकी उम्र कम हो और कम ही उम्र में हम चाहें कि आप सब सीख लें, संभव नहीं है। मानसिक, हमारा मानसिक स्तर परिपक्व नहीं हुआ है और उसमें चाहें कि ज्यादा चीजें भर लें तो नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण पर इसको और आसानी से समझ सकते हैं। मोबाइल सारे लोग चलाते हैं और मोबाइल में 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB ऐसा डाटा अपलोड होता है। तो आपकी अगर डाटा अपलोड करने के लिए मेमोरी आपकी 1 GB की है और उसमें 2 GB को लोड करने लगेंगे तो होगा? नहीं होगा ना। तो ठीक वही स्थिति, अगर हमारा मानसिक स्तर परिपक्व नहीं है, छोटा है, 1 GB का है और उसमें 2 GB देने का प्रयास करेंगे तो वह बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो ये परिपक्वता होनी चाहिए। अधिगम का समय एवं थकान, जैसे बालक घर से विद्यालय आता है तो विद्यालय आने का अपना उद्देश्य वो समझता है कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं। वो जानता है कि विद्यालय हमको पढ़ने के लिए जाना है, सीखने के लिए जाना है। तो यह चीज जान करके वो आता है और इसका परिणाम यह होता है कि अधिगम की प्रक्रिया के लिए वह पहले से ही तैयार रहता है। फिर भी प्रथम एवं द्वितीय अंतरों की अपेक्षा उसमें शिथिलता एवं थकान आ जाती है और अधिगम में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है। पांचवा, अगला जो है पांचवा पॉइंट जो था वो है अधिगम की इच्छा। अधिगम एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें योग्यता के साथ ही साथ इच्छा का बलवान होना नितांत आवश्यक है। इच्छा शक्ति ही अधिगम में सफलता प्रदान कर सकती है। यानी हमको जो है योग्यता है, लेकिन योग्यता के साथ साथ यदि हमारे पास इच्छा नहीं है, इच्छा हमारी बलवान नहीं है, तब भी हम अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं। छठवां है प्रेरणा। किसी भी कार्य की प्रवृत्ति के कारण को प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा इस प्रकार का सर्वोत्तम सहायक साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक बालक को अधिगम की ओर उन्मुख करता है। सातवां बिंदु जो आता है वो है अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया। अध्यापक का स्थान एक मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। अध्यापक का शैक्षिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा, अधिगम उसी प्रकार से सरलतम बनेगा। भाई देखिए, अध्यापक है जो वो बोल रहा है, अगर उसकी आवाज साफ नहीं है, उसकी आवाज को आप नहीं समझ पा रहे हो, तुतली बोली हो, तो आपको अधिगम करने में कठिनाई होगी। मानसिक स्तर जिसका जितना बढ़िया रहेगा उतना ही अधिगम अधिक होगा। फिर अधिगम के लिए उचित वातावरण, यानी अधिगम की प्रक्रिया में
वातावरण का विशेष महत्व है। अधिगम के समय आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार का वातावरण शांत होना चाहिए। भाई देखिए, अधिगम जो हमको वहीं पर मिल सकता है जहां का वातावरण शांत हो। विद्यालयों में, विद्यालय को इसीलिए शोरगुल स्थानों से दूर रखा जाता है, यानी अधिगम के लिए हमको शांत और एकांत वातावरण की आवश्यकता होती है। फिर अधिगम विधि यानी सीखने की विधि। डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी ने बताया कि विविध छात्र एवं विषय दोनों से संबंधित है। रुचिकर एवं मनोवैज्ञानिक विधियां अधिगम में सहायक होती है। अतः प्रारंभिक अवस्था में क्रीड़ा करके सीखना, क्रियात्मक कार्य तथा उच्च कक्षा में पूर्ण स्वतः क्रिया, सामूहिक विधि एवं सह संबंध के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो ये अधिगम के कारक थे। अधिगम के अन्य कारक, जैसे अधिगम के अन्य कारक में है ध्यान एवं रुचि। भाई कोई आपको बढ़िया चीज बता रहा हो और उसको आपको न उसको सुनने के प्रति आप इच्छुक है, आपकी रुचि नहीं है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, तो अधिगम नहीं होगा। यानी अधिगम के लिए आपको जरूरी है ध्यान एवं रुचि, भोजन एवं औषधियां, स्मरण शक्ति, तत्परता एवं क्षमताएं, शारीरिक दोष, ये भी कारक है अधिगम में के लिए। अधिगम शारीरिक दोष होगा तो आपको अधिगम नहीं हो पाएगा। मार्गदर्शन, समय का परीक्षण, लचीली समय सारणी, जो भी टाइम टेबल बनाया जाए वह लचीली होनी चाहिए। कार्य की रोचकता, संवेदन तथा प्रत्यक्षीकरण, विस्तृत चित्रीकरण, ये सब अधिगम के अन्य कारक हैं। अब जो है अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व, अधिगम प्रक्रिया कैसे सुदृढ़ हो सकती है? तो अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले जो तत्व हैं उसमें सबसे पहला तत्व है जो है प्रेरणा। यानी अधिगम को प्रेरणा ही आगे बढ़ाने में सहयोग देता है। प्रेरणा के अभाव में शिक्षण क्रम में गतिशीलता आने ही नहीं पाती। प्रेरणा या रुचि का शिक्षण क्रम में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे भूख का प्रभाव, पुरस्कार का प्रभाव, प्रशंसा एवं निंदा, स्पर्धा एवं सम्मान, इससे क्या होती है? आपके अंदर जो है प्रेरणा आती है। और जब प्रेरणा होगी, जैसे आपको भूख लगेगी तो अपने आप प्रेरणा होगी कि हमको भोजन चाहिए। तो जो भोजन जब चाहिए तो भोजन की खोज के लिए आप निकलेंगे कि नहीं, कि भोजन हमको कहां मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो जब तक प्रेरणा नहीं होगा अधिगम नहीं होगा। उसी तरह से पुरस्कार, जैसे ये होता है कि यह कार्य करोगे या इस खेल को खेलोगे, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता कराए, खेल कूद प्रतियोगिता कराए, जो भी, उसमें यह हुआ कि प्रथम स्थान जो आएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो जब वह प्रेरणा होगी तो आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीजें प्रेरणा का कारक है। भूख लगना, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा, स्पर्धा, सम्मान, ये सब से प्रेरणा उत्पन्न होती है। फल का ज्ञान दूसरा है। फल का ज्ञान से तात्पर्य लक्ष्य की निश्चितता से है। जैसे लक्ष्य, उद्देश्य, परिणाम निश्चित होने पर अधिगम की प्रक्रिया में गतिशीलता आती है। यानी सबसे पहले क्या करना है? लक्ष्य को निर्धारित करना है। जैसे हमको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमको एक अपना लक्ष्य बनाना होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक हम फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, पेपर नंबर सेकंड इस समय पढ़ेंगे, पेपर थर्ड इस समय पढ़ेंगे, पेपर फोर्थ इस चैप्टर, आज जो है हम चैप्टर नंबर
1 या चैप्टर नंबर 2, या उसमें जैसे आप हम ये कर लिए कि आज हमको अधिगम के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है और इसको जब तक जानकारी न भी कर लेंगे तब तक हम नहीं सोएंगे। तो एक तरह से लक्ष्य निर्धारित हो कर लेना, और जब लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो उद्देश्य अपने आप सामने आएगा, और जब लक्ष्य, उद्देश्य और परिणाम निश्चित होगा तो निश्चित यह होने के बाद अधिगम की प्रक्रिया में आपकी स्वयं गतिशीलता आ जाती है। तीसरी चीज है विषय सामग्री का स्वरूप, यानी विषय सामग्री हमारी जो है सार्थक, सरल, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अधिगम की प्रक्रिया को सुगम और ग्राह्य बना देती है। अभ्यास, अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी कवि ने बताया भी है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी रस्सी जो है पत्थर पर निशान नहीं बना सकती है, लेकिन बार बार घर्षण होने से रस्सी से भी पत्थर पर निशान बनता है। तो ये है अभ्यास। इसीलिए क्लास में बच्चे को पढ़ाने के बाद कहा जाता है कि यह गृह कार्य है और इसको घर से अभ्यास करके आना। तो अभ्यास के माध्यम से मंद बुद्धि बालक भी सुजान, ज्ञानवान बन सकता है। अगला जो है शिक्षण विधि, यानी अधिगम प्रक्रिया में कुछ विधियों का प्रयोग विशेष महत्वशाली होता है और सभी विधियां सभी विषयों में प्रयुक्त हो यह कोई निश्चित नहीं है। विषय और विषय सामग्री के आधार पर विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई विधियां हैं, अंश विधि है, पूर्ण विधि है, निरंतर विधि है, शांतर विधि है, निष्क्रिय विधि है, सक्रिय विधि है, बहुत सारी विधियां हैं। तो इन विधियों की चर्चा जो है हम लोग दूसरे पेपरों में इसकी चर्चा करेंगे। अब जो है अगला रुचि, यानी अधिगम में रुचि का प्रभावपूर्ण स्थान है और बालक की जिस विधि प्रक्रिया विषय में रुचि होती है वह उसे क्या करता है, सुगमता पूर्वक सीख लेता है, यानी आसानी से उसमें अधिगम प्राप्त कर लेता है। अब जो है अधिगम के भेद, तो अधिगम के जो भेद है उसमें सबसे पहला जो है वो है संवेदन गति अधिगम। तो यह संवेदन गति अधिगम क्या है, तो यह व्यवहार परिवर्तन को अति सुगमतम पक्ष है। अनेक प्रकार के कौशलों को अर्जित किया जाता है। परिपक्वता के साथ अनुभव में वृद्धि होती है। दूसरा जो है वो है बौद्धिक अधिगम। संवेदन प्रक्रिया द्वारा संग्रहित ज्ञान ही बौद्धिक अधिगम माना जाता है, यानी इससे क्या होती है, मानसिक एवं तर्क बुद्धि में अभिवृद्धि होती है। उसके बाद से है गत्यात्मक अधिगम। प्रतिबोधात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम, ये अधिगम की विधियां हैं। अब जो है अधिगम के प्रकार थे। अब जो है अधिगम के नियम एवं विधि। तो अधिगम यानी सीखने की अनेक नियम और विधियां हैं। जैसे पीडी पाठक ने बताया कि नियम, किसी भी चीज का नियम जो है प्रकृति का अटल विधान है। जैसे पशु, पक्षी, पौधे, नारी, पुरुष सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। और इसी प्रकार सीखने के भी कुछ नियम है। जिस प्रकार से प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके पशु, पक्षी, मनुष्य, पेड़, पौधे अपना सामंजस्य बना करके उन चलते हैं, उसी तरह से
आपको अधिगम सीखने के भी कुछ नियम हैं। जैसे यह है कि कभी हमारे यहाँ मौसम गर्म होता है, कभी बारिश होगी, कभी ठंडक होगी, तो ये सब क्या है? प्रकृति के नियम है। और उस प्रकृति के नियम के अनुरूप सब लोग सामंजस्य बनाते हैं और उस तरह की व्यवस्था के अनुरूप रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका अधिगम के भी कुछ नियम है और अधिगम के नियम के संबंध में थार्नडाइक के अधिगम नियम का ही पालन किया जाता है। थार्नडाइक के सिद्धांत के अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक तो है थार्नडाइक का संबंधवाद। संबंधवाद का सिद्धांत, यह भी थार्नडाइक का ही सिद्धांत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, यह भी थार्नडाइक का सिद्धांत है। तो सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मानव मस्तिष्क करता है। अब जो है अधिगम के नियम, तो अधिगम के नियम में मुख्य रूप से मुख्य नियम जो है दो है। पहला जो है वो है तत्परता का नियम और दूसरा है अभ्यास का नियम। गौण नियम में 5 नियम है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया नियम, आत्मीकरण नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। और अब जो है हमारा जो मुख्य नियम है, तो मुख्य नियम में सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम। यानी बालक अधिगम की क्रिया के लिए तत्पर रहते हैं और तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। बालक यदि अध्ययन करने या किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर है तो वह उसे उसी तत्परता से सीख भी जाता है जिस तत्परता से उसे सीखने की तत्परता है। दूसरा जो है वह है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम बालक को अभ्यास या आवृत्ति के प्रति प्रवृत्त किया जाता है। जैसे एक ही कार्य को बार बार करने से अधिगम जल्दी से आ जाता है। जैसे एक ही चीज को कई बार बताया जाए, एक ही चीज को कई बार बोला जाए, उसकी आवृत्ति बार बार की जाए तो वह जल्दी से ग्राह्य होगा और उसको अधिगम मिलेगा। तो अभ्यास से जो है अधिगम में बड़ी आसानी होती है। अभ्यास कार्य कुशलता की ओर उन्मुख करता है और अभ्यास के माध्यम से कलाकार कला का प्रदर्शन करता है और अभ्यास कार्य के कार्य पद्धत कार्य की पुनरावृत्ति, पुनर्विचार या अभ्यास के कार्य की वास्तविकता का ज्ञान कराता है। जैसे हम गीत गाते हैं, अगर उसका अभ्यास न करें तो बढ़िया गीत हम नहीं गा पाए। हमने आज क्लास में पढ़ा और उसको घर पर जाकर के अभ्यास नहीं किया तो उसको हम भूल जाएंगे, अधिगम नहीं होगा। कलाकार है, किसी कला का प्रदर्शन करना चाहता है और उस कला का अभ्यास अगर बार बार नहीं करता है तो वह उसको अधिगम नहीं होगा और वह उसको बढ़िया से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अब जो है अधिगम के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम हैं। जैसे अधिगम के नियम एवं विधियों के अनंतर कुछ नियम हैं। जैसे पहला है उद्देश्य का नियम, यानी अधिगम की प्रक्रिया में उद्देश्य का निश्चित होना आवश्यक है। उद्देश्य मतलब लक्ष्य, उद्देश्य या लक्ष्य को समझकर कार्य शीघ्रता पूर्वक पूर्ण कर लिया जाता है। यानी उद्देश्य का नियम क्या है? अधिगम सीखने के लिए हमको सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करना है, अपने उद्देश्य को निर्धारित करना है। लक्ष्य या
उद्देश्य का जब निर्धारण होगा तो अधिगम शीघ्रता से होगी। दूसरा है परिपक्वता का नियम। तो इस नियम के सार यह है कि हम किसी बात को तभी सीख सकते हैं जब हम में उसे सीखने की शारीरिक और मानसिक परिपक्वता हो। फिर जो है निकटता का नियम, यानी निकटता के नियम का भाव यह है कि जो कार्य पूर्व में जितनी जल्दी किया गया हो, बालक उस कार्य को उतनी ही सुगमता या तत्परता के साथ सीखेगा। अभ्यास वितरण का नियम, यानी अधिगम के लिए आंशिक प्रणाली उत्तम है। अभ्यास को वितरित करके किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए एक दिन लगातार 1.5 या 2 घंटे अभ्यास करे, तो इसकी अपेक्षा यदि वह प्रतिदिन 15 या 20 मिनट अभ्यास 5-6 दिनों तक करता है तो उसे क्या होगा? अधिक लाभ होगा। यानी कोई व्यक्ति एक ही कार्य को करने के लिए किसी एक दिन लगातार 1 घंटा या 1.5 घंटा मेहनत किया और उसके बाद छोड़ दिया, और कोई व्यक्ति उसी कार्य को लगातार 5-6 दिनों तक करता है और एक दिन 15 या 20 मिनट ही काम करता है, उस पर अभ्यास करता है, तो उसको अधिगम की संभावना ज्यादा होगी जो 15-20 मिनट प्रतिदिन करता है। और जो एक के दिन 1.5 घंटा करके और सोचता है कि हमें अधिगम हो जाए, उसे संभव नहीं है या कम होगा। बहु अधिगम नियम, इस नियम में एक साथ अनेक बात कही गई है। परीक्षा या प्रयोग में छात्र एवं प्रयोग में अनेक या सह संबंध वाले तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद जो है मानसिक विन्यास का नियम है। फिर उसके बाद सीखने की विधियां। तो सीखने की विधियां जो है बहुत सारी हैं, जिसमें से पहली विधि जो है वो है करके सीखना। जैसे देखिए आज विज्ञान की पढ़ाई जो हो रही है, विज्ञान की किताबों पर भी लिखा है विज्ञान आओ करके सीखें। यानी विज्ञान की जो पढ़ाई है और विज्ञान की बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है विषय विज्ञान आओ करके सीखें। तो यह सीखने के लिए सबसे पहली विधि क्या है? करके सीखना। यानी इस विधि में प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था की जाती है। जैसे विज्ञान विषय जो प्रयोग प्रधान है और उनमें तो प्रयोग करके ही कार्य को सीखा जाता है। भाई जैसे हमको विज्ञान है पढ़ा रहे हैं, हमको अंकुरण पढ़ाना है, तो अंकुरण पढ़ाते हैं, उसमें बच्चे को जड़ तना पत्ती ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो किसी एक बीज को हम स्वयं उसको जमा करके और उस बीज को उखाड़ करके लाएं और उसकी पूरी जड़ जो है तना हो पत्ती हो और उसमें बीज भी सटा हो और वह सारी चीजें बच्चे को दिखाया जाए कि यह जड़ है, यह तना है, यह पत्ती है, इसकी यहाँ से उत्पत्ति हुई, और उसको वो देख रहा है तो वो जल्दी अधिगम कर पाएगा। और ऐसे बताया जाए कि जड़ जो है मिट्टी के अंदर होती है, तना उसके ऊपर होता है, उसके बाद उसमें पत्ते होते हैं, तो ग्राह्य होता है लेकिन धीरे ज्यादा समय, और जबकि करके सीखेगा तो जल्दी से ग्राह्य हो जाएगा। उसके बाद शब्दोच्चारण विधि। तो शब्दोच्चारण विधि में बालक स्वतः शब्दों उच्चारण करके स्वयं सुनाता है, या क्लास में कभी कभी आदमी अपने पढ़ाता है तो बोलता है कि बोलो क ख ग, ऐसे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, वो पीछे से बोलता है। ये शब्दोच्चारण विधि है। उसी तरह से है साहचर्य विधि। तो इस विधि में अनेक विधियों के साथ सह संबंध स्थापित करते हुए अधिगम की व्यवस्था की जाती है, और इसके साथ ही कक्षा समय विषय वातावरण के साथ सबके साथ साहचर्य स्थापित करके इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन या निरीक्षण विधि।
तो इस विधि के अंतर्गत छात्रों का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है, जैसे ऐतिहासिक स्थानों, प्रयोगशालाओं, देश के महत्वपूर्ण स्थानों आदि का परिभ्रमण इस विधि का प्रमुख अंग है। जो अवलोकन और निरीक्षण विधि, जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि आगरा का ताजमहल ऐसा है, या ये भी बताते हैं कि अभी अभी हम लोगों का निर्माण हुआ है अयोध्या में राम मंदिर, तो राम मंदिर का बैठ करके यहाँ से हम वर्णन करें और बच्चा सुने, उससे अच्छा है कि उसको अयोध्या एक बार घुमा देंगे तो बिना पढ़ाए ही वो सीख जाएगा। यानी अवलोकन देख करके या निरीक्षण करके वह स्वयं जान जाएगा। तो इस विधि से यह है कि उस चीज को दिखा दीजिए, अधिगम उसको स्वयं हो जाएगा। फिर जो है अनुकरण विधि, तो अनुकरण विधि जो है, चूंकि बच्चे जो होते हैं ये अनुकरण प्रिय होते हैं, आपकी बातों का अनुकरण हुबहू करते हैं, जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों के सामने आप जो है किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जैसे कविता का पाठ कर रहे हैं और उसको गीत के माध्यम से बना करके और उसको बोले, तो बच्चा भी वैसा ही बोलने का प्रयास करता है और वो सीख जाता है। और यह है अनुकरण विधि, यानी दूसरे की अनुकरण करके दूसरे की बात को सुन करके करना, यह अनुकरण विधि है। उसके बाद है अंतरयुक्त या अंतरहीन दृष्टि। अगली है परीक्षण विधि, यानी परीक्षण विधि में जो है प्रयोगात्मक परीक्षण की व्यवस्था है। और परीक्षण विधि जो है ये परीक्षा का, हम लोग अधिगम के विषय में जानने का प्रयास किया, अधिगम को जाने, अधिगम का कारक और अधिगम के विधियों को जाने। इसी पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपको ये परीक्षा में आएंगे, जो 6 जून से आपकी परीक्षा होने वाली है, तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न हैं, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरा प्रश्न है, अधिगम में सक्रिय सहभागिता का क्या महत्व है? तो इसमें सक्रिय सहभागिता जो है यह है कि छात्रों की समझ को गहरा करना। तीसरा प्रश्न है आपका, निर्देशात्मक रणनीतियों में किसका प्रयोग सबसे प्रभावी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग। अगला प्रश्न है, सक्रिय अधिगम के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो वह विधि है समूह चर्चा। समूह में चर्चा करने से सक्रिय अधिगम होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के विभिन्न स्तरों को समझने के लिए कौन सा मॉडल प्रसिद्ध है? तो वो है ब्लूम का टैक्सोनॉमी मॉडल। अगला प्रश्न है, शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? तो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये आपका फीडबैक है। अगला है, कौन सी अधिगम विधि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है? तो यह है खेल और गतिविधियां। अगला प्रश्न है, अधिगम में व्यक्तिगत अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक छात्र अलग होता है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो शिक्षक को छात्र की रुचि और उसकी क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों की समझ और प्रगति, इसका मूल्यांकन होता है। अगला है, कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रेरणा
और प्रोत्साहन पर जोर देता है। तो इसका ये है मानवतावादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आत्म मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो छात्रों को आत्म प्रतिबिंबित करना। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? तो छात्रों में समस्या समाधान और कौशल को विकसित करना। अगला है, ब्लूम का टैक्सोनॉमी में अधिगम के कितने स्तर होते हैं? तो वह 6 स्तरों पर होता है। अगला है, प्रभावी शिक्षण के लिए कौन से तकनीकी आवश्यक है? तो ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग या इस तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। समूह कार्य का उद्देश्य क्या है? तो समूह सहयोग और सामूहिकता का बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, अधिगम में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास। अगला है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना। अगला है, अधिगम प्रक्रिया में पुनर्वलन का महत्व क्या है? तो छात्रों के सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि व्यवहार 2 तरह के होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो जो सकारात्मक व्यवहार है उस व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाए, ये आपकी पुनर्वलन का महत्व है। अगला है, कॉग्निटिव अप्रोच किस पर जोर देती है? तो ये है मानसिक प्रक्रियाओं पर। अगला है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में से एक प्रमुख नियम जो है वह है प्रभाव का नियम। स्किनर के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत में किस विधि का उपयोग होता है? तो वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगला प्रश्न है, पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया गया था? तो वो जानवर है कुत्ता। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो है सामाजिक संपर्क। अधिगम की सुदृढ़ता के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो अधिगम की सुगमता के लिए प्रबलन विधि का प्रयोग किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सा चरण पहले आता है? ये सभी चरण है, सबसे पहले आने वाला चरण जो है वो है संवेदी प्रक्रियात्मक चरण। अगला है, कौन सी अधिगम विधि संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक दोनों तत्वों का उपयोग करती है? तो वो है सामाजिक अधिगम। अगला है, अधिगम के हस्तांतरण का सिद्धांत क्या कहता है? तो अधिगम का हस्तांतरण का सिद्धांत जो है ये बताता है सीखना एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरित हो सकता है। अगला है, कौन सी विधि सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देती है? तो वो है समूह चर्चा। ये जो है सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देती है। अधिगम के सिद्धांतों में प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो ये है परिणामों के प्रभाव से संबंधित। तो इस तरह से जो हमने आपको आज के क्लास में जो टॉपिक रखने का प्रयास किया था, उसको बताने का प्रयास किया था, उसी पर कुछ प्रश्नों का निर्माण किया गया था और वो प्रश्न आपके सामने रखा गया, उसका उत्तर भी बताने का मैं प्रयास किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सारी चीजों जानकारी से आपको बहुत सारी लाभ मिलेगी और आप इसको निश्चित रूप से अपना अभ्यास करके अधिगम को बढ़ाएंगे। और अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होती हो या आपको समझ में न आई हो बात, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजने का प्रयास करिएगा। मैं उसको भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं पर ब्रेक देते हुए
मैं अपनी बातों को विराम देता हूं।